हेलो एवरीवन। गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था काव्य सौंदर्य के तत्व में अलंकार। अलंकार क्या होता है, अलंकार के अंग क्या होते हैं, अलंकार जो भी 10वीं के अध्याय में पूछता है उसके विषय में हमने पढ़ा था। आज का विषय है छंद। छंद क्या होता है, छंद की परिभाषा क्या होती है, और जो 10वीं के अध्याय में रोला और सोरठा छंद पूछता है उसकी परिभाषा, लक्षण और उदाहरण क्या होता है, इस पे हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आज हम इसके संक्षिप्त रूप से देखते हैं क्या होता है छंद। छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। बंधन। अब मन में प्रश्न उठेगा कि बंधन क्या होता है। जैसे हम कोई भी कविता पढ़ते हैं उसको एक गाने का जब तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मुक्तक छंद में कविताएं करना नहीं शुरू किया था तो उसके पहले जितने भी थे छंद वो गा के या फिर एक विशेष नियम या विशेष बंधन से बंधे हुए थे। जैसे कि ये आप परिभाषा भी देखते हैं, यति गति तुक चरण लय आदि से नियोजित रचना को छंद कहते हैं। जिसको भी एक गाने का विशेष लय हो, उसमें गति हो, उसमें तुक आता हो, इन सभी चीजों से बंधी हुई रचना को ही हम लोग छंद कहते हैं। यहाँ पे नियोजित का अर्थ होता है बंधी हुई। फिर पुनः परिभाषा देख लेते हैं, यति गति तुक चरण लय आदि से नियोजित रचना को छंद कहा जाता है। अब उदाहरण है, जैसे इसको कैसे हम लोग गा सकते हैं। जैसे गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो एक विशेष लय है, इसमें एक गति है, एक जगह पे रुकना भी पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों से जो भी रचना बधी हो वो छंद में आती है। अब छंद के अंग क्या क्या होते हैं इसको समझते हैं। छंद का अंग, पहला अंग होता है पाद या चरण, दूसरा होता है यति या विराम, तीसरा होता है गति या लय, चौथा होता है तुक और पांचवा होता है मात्रा। ये सारी चीजें छंद में नियोजित होती हैं। छंद इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं सब बंधनों से बंधा होता है। पाद या चरण क्या होते हैं, छंद जितने भी पंक्तियों में लिखी जाती है उसे पाद या चरण कहते हैं। विशेषतः प्राय सभी छंद 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। जैसे ये है, मंगल भवन अमंगल हारी, ये एक पाद या चरण हो गया। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये दूसरा पाद या चरण हो गया। दीन दयाल विरद सभारी, ये तीसरा हो गया। और हरहु नाथ मम संकट भारी, ये चौथा चरण या पाद हो गए। तो यानी जितने छंद में जो भी पंक्तियां होती हैं वो पाद या चरण में आती हैं। और दूसरा मुख्य अंग क्या हो जाता है आपका, यति या विराम। जब भी किसी छंद को गाया जाता है और विशेष मात्राओं के बाद जब रुका जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गाया मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ पे रुकना पड़ा तो ये एक यति हो गई। फिर द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये दूसरा हो गया। तो ये जहाँ पे भी छंद को गाते वक्त रुकना पड़े वो यति या विराम होता है। उसके बाद तीसरा अंग हो जाता है आपका गति या लय। तो जिस भी लय में हम किसी गीत को गाते हैं, किसी छंद को गाते हैं, किसी काव्य को गाते हैं, वो क्या हो जाता है, गति या लय। जैसे एक है, लय संदेश हमारो उधो जी ब्रज धाम पधारो, एक विशेष गति के साथ हमने इस काव्य को गाया तो ये क्या हो जाएगा, गति या लय। फिर आपका चौथा हो जाएगा तुक। जो अंतिम शब्द होते हैं वो एक समानार्थी शब्द होते हैं, एक समान होते हैं, वही तुक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे है, मंगल भवन अमंगल हारी, हारी शब्द हो गया। फिर अजिर बिहारी शब्द हो गया। फिर यहाँ पे विरद सभारी शब्द हो गया। और फिर संकट भारी। एक तरह से ये ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार ये तुक हो जाते हैं। अब पुनः आती है मात्रा। मात्रा क्या होता है, जो छंद की सबसे जरूरी चीज होती है। तो छंद में मात्रा दो प्रकार के होते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु।
लघु क्या होता है? लघु या ह्रस्व। सबसे पहले मात्रा समझ लेते हैं। ध्वनि या वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, या फिर उच्चारण काल को ही उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है, यानी किसी भी ध्वनि को उच्चारित करते समय जितना समय लगे वो मात्रा कहलाती है। जैसे ध्वनियों में अ, आ, इ, ई ये उच्चारित हम लोग कर रहे हैं तो वो मात्रा कहलाती है। अब मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु या ह्रस्व, गुरु या दीर्घ। लघु के लिए चिन्ह होता है, एक आई के समान चिन्ह हो जाता है, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक चिन्ह हो जाता है, ये लघु के लिए गिना जाता है। और लघु में जो क्षणिक समय में बोले जाने वाले ध्वनियां हैं वही आते हैं, जैसे अ, इ, उ, ये लघु या ह्रस्व स्वर में आते हैं। और इसमें और भी आते हैं, जैसे हलंत व्यंजन, जैसे क में हलंत लगा दिया गया, ख में हलंत लगा दिया गया, ग में हलंत लगा दिया गया, ये भी लघु में गिने जाते हैं। और गुरु या दीर्घ में क्या आते हैं? इसका चिन्ह हो जाता है अवग्रह का चिन्ह, इसको अवग्रह कहते हैं, अवग्रह कहते हैं। और गुरु में कौन कौन सी मात्राएं गिनी जाती हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और उसके अलावा गिनी जाती है अनुस्वार वाले वर्ण, जैसे कंस, हंस। जो बिंदी, किसी भी वर्ण पे जो बिंदी आ जाती है वो लघु में गिने जाते हैं, इसके लिए ये मात्रा लगती है। जो भी बिंदी आ जाती है वर्णों पे अनुस्वार, उसको दो मात्रा गिनी जाती है। विसर्ग युक्त वर्ण जिसमें जैसे अतः हो गया, ये दो मात्रा गिनी जाएगी। पुनः संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर से पहले के वर्ण, जैसे कष्ट हो गया, कष्ट संयुक्ताक्षर हो गए, ये है संयुक्ताक्षर, लेकिन इसके पहले की मात्रा दीर्घ गिनी जाएगी, चाहे भले वो लघु हो या ह्रस्व हो, वह गुरु या दीर्घ में गिनी जाएगी। तो इसमें कष्ट में क है वह गुरु गिना जाएगा, इसकी दो मात्रा मानी जाएगी। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, परिभाषा देखा, यति, गति, तुक, चरण, लय आदि से नियोजित रचना को छंद कहा जाता है। उदाहरण देख लिए, छंद के अंग पाद, चरण, यति या विराम, गति या लय, तुक, मात्रा हमने देखा कि मात्रा कैसे बनती है, संक्षिप्त में हमने सब चीज देखा। अब देखते हैं छंद के प्रकार क्या होते हैं। प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ज्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, उसमें आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछ देगा कि छंद के प्रकार कितने होते हैं, ऑप्शन दे देगा 4, 3, 2, 1। तो छंद के प्रकार होते हैं 3। पहला होता है वार्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद, तीसरा होता है मुक्त छंद। जिसे मुक्त छंद हो गया, जिसे रबर छंद भी कहते हैं, रबर छंद, इसे केंचुआ छंद भी कहते हैं, छंद केंचुआ छंद भी कहते हैं। वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पे होती है वो वार्णिक छंद में आते हैं। मात्रिक छंद, और जिनमें मात्रा के आधार पे छंदों की रचना होती है वो मात्रिक छंद में आते हैं। मुक्तक छंद इन सभी बंधनों से, जो भी यहाँ पे बंधन लिखा गया है, यति, गति, तुक, चरण, लय, इन बंधनों से वो मुक्त होते हैं, और इनकी शुरुआत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी। अब देखते हैं 10वीं के पाठ्यक्रम में जो दो छंद हैं जो हमको विशेषकर पढ़ना है, इसी से प्रश्न बनने वाले हैं आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में, सोरठा और रोला। अब हम इन दोनों के लक्षण को देखेंगे, सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है, और इनको पहचानने के तरीके को हम देखेंगे। देखते हैं सोरठा। सोरठा का लक्षण क्या होता है? सोरठा का लक्षण देखते हैं, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ पे पुनः देख लेते हैं एक बार, मात्रिक छंद में जो मात्राओं के आधार पर, ये सममात्रिक 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और विषम मात्रिक, सममात्रिक में सभी चरणों में मात्राओं की गिनती समान होती है। अर्ध सममात्रिक में
जैसे पहले और तीसरे मात्रा की समान होगी, दूसरे और चौथे मात्रा की समान होगी, दो दो चरणों की मात्राएं समान होगी, मतलब आधा 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 छंद के काव्य के आधा आधा पाद या चरण में मात्राओं की गिनती समान होगी, वह अर्ध सम्मात्रिक छंद होती है। और सभी चरणों में मात्राएं जब अलग अलग हों वो विषम मात्रिक छंद में आएंगे। तो सोरठा जो होता है वह हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पुनः कहते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका लक्षण यही हुआ, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सोम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। अब छंद देखेंगे तो इसकी मात्रा गणना करना पड़ेगा। देखते हैं, नील बड़ी की मात्रा लगी है, तो हमने गुरु में देखा था कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ की मात्रा कितनी गिनी जाएगी? 2 मात्रा गिनी जाएगी। इसके लिए चिन्ह होगा अवग्रह का, तो ये 2 मात्रा हो गया। और अ के लिए जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, जैसे किसी भी वर्ण में व्यंजन को लिखा जाता है क में, इसमें अ छिपा रहता है, क में हलंत लगाए और निकल के बाहर आ जाता है, तो इसके लिए कितनी मात्रा? 1 मात्रा। फिर स के लिए 1 मात्रा, ओ के लिए ओ की मात्रा लगी है र में, तो यहाँ पे 2 मात्रा, उ के लिए 1 मात्रा, 1 मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 1 मात्रा। गिनते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये मात्रा हो गई 11। पहला चरण था। दूसरे में देखते हैं, पहले और तीसरे चरण की मात्रा 11-11 होनी चाहिए। पहले तीसरे में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोनों की मात्रा समान हो गई 11-11, पहले और तीसरे चरण की। उसी तरह दूसरे और चौथे चरण की देख लेते हैं, जिसमें दूसरे चरण में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हो गई इसमें। और चौथे में देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये सोरठा के लक्षण पे खरा उतरता है, इसलिए सोरठा छंद हो गया। सोरठे के उदाहरण के सोरठा के लक्षण के अनुसार कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो वो छंद हो जाता है सोरठा छंद। जिसके अन्य उदाहरण में एक देख लेते हैं, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। ये भी सोरठा छंद का एक उदाहरण है। आशा करते हैं सोरठा छंद आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं रोला छंद। रोला छंद के लक्षण क्या होते हैं? रोला छंद के लक्षण, रोला छंद के लक्षण, यह एक सममात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद है? सममात्रिक छंद है, जिसमें सभी चरणों में मात्राओं की गिनती समान होगी। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में। चारों चरण में मात्राएं होंगी। चारों चरण में मात्राएं कितनी होंगी? प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। अब देखिए, तथा 11 और 13 पर मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम होता है, मतलब गाते वक्त हम 11 और 13 मात्राओं पे रुकेंगे, पुनः अगली पंक्ति हम लोग गाएंगे। जैसे, उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो। अब इसके लक्षण के अनुसार देख लेंगे। 1 मात्रा गिनेंगे, ऊ के लिए छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, पुनः ऊ की मात्रा है 2 मात्रा, पुनः 1 मात्रा, पुनः 2 मात्रा, पुनः ए की मात्रा है 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2, 1, 1, 1, पुनः 1, पुनः आ की मात्रा है 2, पुनः आ की मात्रा है 2, पुनः 2।
अब गिनेंगे, क्या 24 मात्राएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कहाँ पे हमने इरर किया, देखते हैं पुनः से। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा, हाँ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने पढ़ा था संयुक्ताक्षर से पहले के वर्ण किसमें गिने जाते हैं? गुरु में गिने जाते हैं। यहाँ पे द्र संयुक्ताक्षर है तो इसके पहले का वर्ण गुरु में गिना जाएगा, तो 2 मात्रा हो जाएगा। पुनः देखते हैं, 1 2 1 3, फिर 3 6, 6 2 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं हो गई। पुनः दूसरी पंक्ति में देखते हैं, 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मात्राएं हो रही हैं। तो ये कौन सी, इसका लक्षण रोला पे खरा उतर रहा है तो इसलिए रोला छंद हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे पुनः लिखा है 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है, तो क्या 11 और 13 बन रहा है? तो 1 2 1 3 3 6 7 8 9 10 11, पहले चरण में 11 मात्राएं हो जा रही हैं। दूसरे चरण में देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 हो जा रहा है। पुनः नीचे की पंक्ति में देख रहे हैं 11 13 हो रहा है कि नहीं? 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो जा रहा है। इसमें देखते हैं 1 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इसमें भी हो जा रहा है। अतः यह रोला छंद है। इसका एक और उदाहरण जो सबसे ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में, को पापी पंचत्व प्राप्त सुनी जमगन धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौंचद मचावत। ये एक अन्य उदाहरण रोला छंद का हो गया। ये हमारा छंद था। इस पे प्रश्न कैसे उठेगा आप लोगों के एग्जाम में? जो 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके ऑप्शन देंगे चार्ट हो, उसमें आपको एक छंद दे देगा। जैसे दे दिया उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा को त्यागो, पूरा दे दिया, और पूछ देगा कि निम्नलिखित उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो ऑप्शन आपका अलग अलग चार्ट ऑप्शन रहेगा और उसमें एक ऑप्शन रोला भी रहेगा। तो आप कैसे देखेंगे? इसके लक्षण याद रहेंगे तो आप उसको देखेंगे मात्रा की गणना करके और पुनः उस पर टिक कर देंगे। ऐसे आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। पुनः पूछ सकता है छंद कितने प्रकार के होते हैं, पुनः पूछ सकता है मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकता है। ठीक, और कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पुनः देख लीजिए और स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गद्य के व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय और समास को। तब तक के लिए धन्यवाद।